दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नारायण एडुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं वीनू सर आप सबके लिए एक बार फिर से हिंदी की एक अच्छी क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम परिचर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। अभी पिछले वीडियो में आप सबने देखा कि हमने स्वर के बारे में बताया, व्यंजन के बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे उन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो देखिए, उच्चारण स्थान तो वैसे हम बताना चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। जो उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ये सब। तो कभी कभी क्या होता है, उनको याद करने में हम लोग भ्रमित होने लगते हैं। हम भ्रमित होने लगते हैं कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से था, सर कहाँ से बताएं। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सरल तरीका अपनाया जाए, एक सरल तरीके से बताया जाए, जिसके लिए हम सोचे हैं कि हिंदी में भी संस्कृत के कुछ गुणों को शामिल करके उसको अच्छे से बताया जाए, ताकि आप लोग जल्दी भूलें ना, है ना। तो उसमें हम देखेंगे क्या कि जो हिंदी के उच्चारण स्थान है वो संस्कृत के वर्णों से ही, क्योंकि दोनों की लिपि देवनागरी है, तो उच्चारण स्थान भी तो लगभग वही होगा। लेकिन संस्कृत में एक बड़ा सरलतम तरीके से बताया गया है उन उच्चारण स्थानों को कुछ सूत्रों के माध्यम से। और मैं भी चाहता हूं उन सूत्रों को आप भी देखिए, और वैसे मैं साधारण तरीके से भी बता दूंगा, और सूत्रों के माध्यम से आप स्वयं समझ जाएंगे। सिर्फ जो भी छोटे मोटे सूत्र हैं उनको आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से याद रख सकते, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, जिनमें हम चलते हैं। पहला हमारा सूत्र आता है अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या? अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अब देख लेते हैं ये कहाँ से कैसे हो रहा है। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसमें हम देख लेते हैं, तो अ से क्या हो जाएगा हमारा, अ और आ हो जाएगा। अ आ। कु से हो जाएगा क वर्ग। क वर्ग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद इस ह से हो जाएगा हमारा ह, और विसर्जनीय यानी विसर्ग। क्या? विसर्ग। इन सब के नाम कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। यानी हम कह सकते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। इसके बाद वाला सूत्र जो आता है, आशा करते हैं सही लग रहा होगा और सरल लग रहा होगा। दूसरा आता है इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। इसमें देख लेते हैं, ई से हो जाएगा हमारा ई और ई। चू से हो जाएगा च वर्ग। च वर्ग में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, देख लेते हैं। च, छ, ज, झ और य। इसके बाद ये य से हो जाएगा य, और इस स से हो जाएगा स। इसीलिए इस स को हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य श भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इचु यशा नाम तालु। यानी इन सबके नाम यानी ये सब वर्ड कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। फिर तीसरा हम सूत्र ले लेते हैं, अकू विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु। इसके बाद आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या? ऋतु रसाणाम मूर्धा। हम देख लेते हैं, री से क्या हो जाएगा हमारा, री हो जाएगा। टू से हो जाएगा ट वर्ग। इसके बाद ट वर्ग में हम देखते हैं कौन कौन से हमारा आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके बाद फिर आ जाता है, हम देख लेते हैं चौथा नंबर का हमारा जो सूत्र है वो क्या है। ठीक, ऋतु लसा नाम। अच्छा, बीच में यहाँ एक चीज ये भूल गए, ये र से हो जाएगा र, और इश स से हो जाएगा इश। यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, और ये र फिर श, इसलिए इसको मूर्धन्य श कहते हैं। याद रखिएगा, ये तालव्य श उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नाम रखा गया, और इसका मूर्धन्य श कहते हैं इसके उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर ऋतु रसा नाम क्या होता है, दंतव।
ऋतुलसानाम दंतों। तो री जो है ये तो संस्कृत में स्वर है, लेकिन हिंदी में इसकी गणना नहीं की जाती, आप यह याद रखिएगा। तू से हो जाएगा त वर्ग, तू से हो जाएगा त वर्ग, त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। फिर हो जाएगा ये ल से ल हो जाएगा और ये स से स हो जाएगा, इसीलिए इसको दंत स भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे बड़ा स, इसे मूर्धन्य श और इसे छोटा सा लोग कहते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम इसे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श कहते हैं। इतना तो याद रखना पड़ेगा। फिर अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आ जाता है संस्कृत के अनुसार पांचवा सूत्र, वो आ जाता है क्या? उपूप धमनिया नाम, उपूप धमनिया नाम, उपूप धमनिया नाम ओष्ठव, उपूप धमनिया नाम ओष्ठव। अब इस उ से हो जाएगा उ, पू से हो जाएगा प वर्ग। फिर इसके बाद प वर्ग में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से आएंगे, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद ये बाकी संस्कृत के बाद हैं उपधमनिया जो होता है, हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी इन सब के उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ हैं। अगला सूत्र जो आता है ये होता है य, ंग, म, ना, नाम, य मंगणना नाम नासिका, य मंगणना नाम नासिकाश्च होता है। यानी जो य, ंग, म, ड़, न, ये जो पांचवें वर्ण हैं सभी, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? नासिका से। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने तो यहाँ पे भी बताया अंग, यहाँ पे य, यहाँ पे ड़ और यहाँ पे न और यहाँ पर म। ठीक है, जो सभी वर्गों के पांचवें वर्ण होते हैं ये नासिक के वर्ण कहे जाते हैं, नासिका से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें नासिक वर्ण ही कहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण वर्ग की बात कही जाए, जैसे क वर्ग की बात कही जाए तो क वर्ग में ये पांचों आते हैं, तो संपूर्ण वर्ग की बात जहां कही जाए तो हम कंठ ही बताएंगे। ठीक, और जहां पर जैसे च वर्ग की बात की जाए तो हम क्या बताएंगे? तालु ही बताएंगे। इसी आधार पर हम देख लेते हैं अगला सूत्र क्या आता है हमारा, आता है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ ताल, तो एदैतो से हो जाएगा हमारा ए आई। ठीक, एदैतो कंठ तालु। अगला आता है ओदैतो, यहां देख लेते हैं ओदैतो कंठ ओष्ठम। एदैतो कंठ तालु यानी ए आई को उच्चारण करने में कंठ तालु का सहारा लेना पड़ता है। उदैतो कंठोष्ठम यानी ओ औ बोलने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कंठ और ओष्ठ का। तो उदैतो से हो जाएगा, इस ओ से क्या हो जाएगा? ओ औ। इसके बाद एक और आता है आपका कौन सा? वकारस्य, नौवां लिख देते हैं यहीं पे, वकारस्य दंत ओष्ठव, वकारस्य दंत ओष्ठव। वकारस्य से ये क्या हो जाएगा? व। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? व, वकारस्य दंत ओष्ठव। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। अब सोचेंगे सर जी ये सूत्र सब कहाँ से हैं? देखिए थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में, माहेश्वर सूत्र के बारे में, जिसके लिए एक श्लोक कहा गया, और मेरी जिज्ञासा है कि वो श्लोक आप सबको सुनाए कहाँ से माहेश्वर सूत्र के लिए क्या गणना की गई, जिसपे पाणिनि जी ने पूरा अपना अर्थशास्त्र लिखा, रचना की। किसकी? संस्कृत व्याकरण की। उसमें आ जाता है क्या था माहेश्वर सूत्र? कहा जाता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु जस्मैव
सनकादि सिद्धांत एताद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी जब शिव जी नृत्य के अवसान में होकर अपने डमरू को नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया तो उनमें से 14 ध्वनियाँ निकली। उन्हीं 14 ध्वनियों पर माहेश्वर सूत्र कहा गया, उन्हीं को नाम दिया गया, उन्हीं से 42 प्रत्याहार बनते हैं। बाकी ये सब उच्चारण स्थान उन्हीं के आधार पर बताए गए। और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है, इसलिए सारे वर्ड इसी में मिल जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। और ये बड़ा सिंपल और साधारण आधार मिलता है किसका, वो उच्चारण स्थान को याद करने का। यानी हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, है ना, वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये हम देख लेते हैं कितने सरल तरीके से समझाया गया, बताया गया। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आपको, और एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर यहाँ तक तो ये चारों स्थानों के, लेकिन कुछ प्रमुख बातें, जैसे पहले आता था एक शक्तिमान सीरियल, उसमें बताता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो वो क्या है, इस वर्णमाला से संबंधित उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो उन छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम चर्चा करेंगे किसकी, कुछ ऐसे हमारे वर्ण हैं जो कि हिंदी वर्णमाला के बड़े ही सीधे साधे और दयालु वर्ण हैं, सीधे साधे और दयालु वर्ण हैं। वो वर्ण, उन वर्णों में से हम चर्चा कर लेते हैं जो कि उनका रूप मिलता है। जैसे हमारा एक वर्ण आता है संपूर्ण वर्णमाला में र आता है, तो इसके कई रूप मिलते हैं, इसके कई रूप मिलते हैं। एक तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं इसके एक तरह से 4 रूप मिलते हैं। जैसे सीधा सीधा मिलता है जहाँ पे र जैसे लिखा हुआ होता है ना, रक्षक, रास्ता, तो ये इसमें इन सब में देखिए र हमारा क्या है, सीधा सीधा में दिख रहा है। लेकिन र का अन्य रूप भी होता है। जैसे एक रूप को क्या कहते हैं, रेफ, इसका एक रूप होता है। क्या होता है रेफ, जब जैसे हम लोग लिखते हैं ना कर्म, धर्म, इस तरीके के वर्ण, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो मात्रा लगी हुई है, इस मात्रा को क्या कहते हैं, इसी मात्रा को रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। अब रेफ जब इसको हम कहते हैं तो कैसे समझ लेंगे, क्या कारण है इसका, इसको समझने के लिए हम देखते हैं, अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखेंगे क्या होगा, क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए ये जब व्यंजन के तुरंत बाद स्वर आता है तो उसकी मात्रा उसके साथ जुड़ जाती है। अब यहाँ पे भी व्यंजन के तुरंत बाद स्वर है, यह बचा बेचारा अकेला। यानी कह सकते हैं हम कि जब क्या होता है, क यहाँ पर पूरा हो गया और यहाँ पर म पूरा हो गया, र बेचारा आधा रह गया, यानी ये स्वर विहीन है, यानी विकलांग है अभी। तो जब ये स्वयं स्वर विहीन रहता है, विकलांग रहता है, मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति बस में चढ़ा, ये इतना सीधा है, बोला भैया, वो कंडक्टर बोला सीट नहीं है, तो बोला भैया ठीक है सीट नहीं है, हमको ऊपर भी जगह दे देंगे, धूप लगेगी चलेगा। तो ये क्या किया, अपना रूप बदल लिया, किसका, रेफ का। इसीलिए हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कर्म। रेफ यानी र का ये रूप हमेशा जब ऊपर हो जाता है तो उसका मतलब कि ये स्वयं आधा है, उसका मतलब क्या, ये स्वयं आधा है, तब रेफ का रूप ले लेता है। फिर आगे जब चलते हैं तो इसका एक और रूप मिलता है रकार, जिसे क्या कहते हैं, रकार। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्राम, लिखते भी हैं क्या, प्रश्न, इस तरीके से, है ना। अब देख लेते इसमें क्या होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यही जो लगा हुआ है हमारा, इसी को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आएगा ग प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ग स्वयं विकलांग है, यहाँ पे र के बाद स्वर है, यहाँ पे म के बाद स्वर है, यानी र भी पूरा हो गया, म भी पूरा हो गया। अब इसके पहले बेचारा ये विकलांग पड़ा है, ये बड़ा दयालु है, जैसा कि अभी बताएं, कौन, र।
ये क्या बोला, ऐसी बात है भैया, आप विकलांग हो, आप आओ मेरी सीट पे बैठ जाओ, अब मैं आपके पैर के नीचे बैठ जाता हूं। तो यानी अपना सीट वो खुद दूसरों को दे दिया, किसको, इसको दे दिया। जब इसको पूरा सीट दे दिया तो ये ग हो गया और स्वयं किसका रूप ले लिया, रकार का। तो यहाँ नीचे आ गया, आ की मात्रा इसके साथ थी वो भी दे दिया और म आ गया, ग्राम हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। र का एक रूप ये, रेफ दूसरा रूप, रकार तीसरा रूप, एक रूप और आता है इसका, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप, चौथा रूप। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं चौथा रूप क्या आता है। रकार का ही एक रूप और होता है, कौन सा या कैसा, जैसे हम लोग लिखते हैं नहीं, ड्रामा, ट्रक, इस तरीके से। तो कहेंगे सर कैसे, वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर ट्रक को ही हम तोड़ते हैं तो ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ, यहाँ भी समझ गए होंगे। अब देखिए सेम वही हाल यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्वरयुक्त तो हो गया, यहाँ पे भी ये स्वरयुक्त, तो यहाँ र पूरा हो गया और क पूरा हो गया। इसके पहले ट आधा बचा हुआ है, तो फिर वही हाल करता है कि भैया आप मेरा पूरा सीट ले लीजिए, मैं आपके नीचे बैठ जाता हूँ। तो ट में स्वयं हलंत हुआ है, तो ये जब रकार का रूप लेता है तो ट का ये हलंत ये अपना रूप ले लिया रकार का, और ये क बच गया, तो क्या हो जाता है, ट्रक हो जाता है। अब समझ गए होंगे आप सब कैसे। और या तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, जब बिना खड़ी पाई वाला कोई वर्ड हो, जैसे ट ठ ड ढ, तो इनमें देखिए खड़ी पाई नहीं है, तो रकार जाकर कहाँ बैठे या किसको पकड़े, पैर कहाँ पकड़ेगा, तो सीधे सीधे इसका रूप दे दिया जाता है। जिनमें अगर तोड़ेंगे तो एक हलंत वाला चिन्ह का होता है, एक रकार का रूप होता है। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप सब कि ये चार प्रकार होते हैं किसके, र के। र बड़ा सीधा साधा और दयालु व्यक्ति है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, एक और बात आती है हिंदी वर्णमाला, अभी संधि में भी बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले से ही एक बार चर्चा हो जाएगी तो अच्छा होगा। क्या, वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों जैसा अक्सर हम लोग कई वर्ड ऐसे आते हैं, जैसे अनुस्वार आता है एक ना, अनुस्वार आता है, जो अनुस्वार हमारा आता है उसमें हम जब देखते हैं क्या, अन हम लोग लिखते हैं ना, ये बिंदी ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी ध्यान आप दिए होंगे तो जैसे हम लोग लिखते हैं संकल्प, संकल्प, इसके बाद आता है संचय, फिर आ जाता है बंधन, फिर आ जाता है संबंध, फिर आ जाता है आपका संहार। अब देखते हैं, अनुस्वार वही है, ध्यान दीजिएगा, वही अनुस्वार सभी जगहों पर है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, कभी ध्यान दिए आप, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब अनुस्वार आया तो उसके बाद उसके नियम हैं कुछ, उसके बाद जो वर्ण आता है उस जिस वर्ग का वो वर्ण रहता है उसके 5वें अक्षर में उच्चारित होता है। कहने का मतलब एक आप समझ गए, बता रहे, देखिए जैसे अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, क आ रहा है, क किस वर्ग का है, क वर्ग का ही पहला वर्ण है। अब जब क वर्ग का ही पहला वर्ण है तो इस क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर ng होता है, और उच्चारित करते वक्त इसीलिए हम क्या कहते हैं, संकल्प। याद करके देखिए, संकल्प, या आपको यही संकल्प कहीं कहीं इस तरह लिखा हुआ मिलता है। क्यों यहाँ पर अंगा आ गया, बस वही नियम का पालन करते हुए। फिर यहाँ पे देखिए संचय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संचय पढ़ रहे हैं। अब फिर वही अनुस्वार इसको यहाँ पे ञ के रूप में उच्चारित कर रहे हैं। क्यों, देखिए अनुस्वार के ठीक बाद च आ रहा है, तो च किस वर्ग का है, अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर है। जरूरी नहीं कि च ही आए, इस च वर्ग का कोई भी वर्ड आए तो हम क्या उच्चारित करेंगे, य के ही रूप में। कैसे, इसीलिए कहीं कहीं यह संचय ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमको। ठीक, बंधन। अब देखिए ब ये अनुस्वार है, उसके बाद ध आ रहा है,
तो ध किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? त वर्ग का है। अब त वर्ग का है तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? न होता है। अब इसीलिए इसे न के रूप में उच्चारित कर रहे हैं, क्या? बंधन। हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है संबंध। अब ये संबंध है, यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे यहाँ लगा दे रहे हैं तो बिंदी नहीं रहेगी। यहाँ पे संचय हो गया, यहाँ पे बंधन हो गया। इसके बाद संबंध की बात आती है, फिर अनुस्वार के बाद ब आ रहा है, तो ब किस वर्ग का है? प वर्ग का। प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? म होता है। अब पांचवा अक्षर जब म होता है तो इसीलिए उच्चारित भी हम करते हैं म के ही रूप में, संबंध। इसीलिए अगर तोड़ कर लिखते हैं तो लोग इस तरीके से भी लिखते हैं संबंध को। यहाँ तक तो ठीक है सर। जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो उसके पांचवें अक्षर में हम उच्चारित करते हैं। अब बात आगे फंसेगी कहाँ? जब वर्ग वाला ही वर्ण ना आए, जैसे अंतस्थ या उसमें व्यंजन का आ जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं? जैसे संसार भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ह आ गया ना, ह आ गया। अब कहाँ से इसका पंचम अक्षर लाएंगे हम, पांचवा अक्षर? तो उसके लिए एक अलग रूल है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे नहीं बता पाते, कभी कभी फंस जाते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और कंठ किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? क वर्ग का। अभी बताएं, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि क्या बताएं? अकुह विसर्जनन्या नाम कंठ। तो ये ह का भी उच्चारण स्थान का है, अरे सॉरी कंठ है, और क का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो क का पंचम अक्षर क्या होगा? अंग। इसीलिए यहाँ पे देखिए संहार पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ अंग के रूप में आ गया कि नहीं? इसे क्या पढ़ा जा रहा है? संहार। क्या पढ़ा जा रहा है? संहार। अब आता है संसार, इसे भी देख लेते हैं। अब ये भी ऊष्म व्यंजन का है, इसमें भी पंचम अक्षर नहीं होता, तब क्या पढ़ेंगे हम? तब देखिए ये स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इस स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसीलिए इस स को भी दंत स कहते हैं। तो ये जब इसका उच्चारण स्थान दंत है तो दंत किस वर्ग का उच्चारण स्थान होता है? त वर्ग का। लितु लशा नाम दंतौ, त वर्ग का है। और त वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है? न होता है। इसीलिए इसे किस रूप में उच्चारित कर रहे हैं? संसार के रूप में। आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ पर पंचमाक्षर तक जब तक आता है तब तक तो बात सिंपल लगती है, लेकिन जब आता है अनुस्वार और ऊष्म व्यंजन की बात, तब किसको? अनुस्वार को, सॉरी अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण की बात, तब अनुस्वार को उच्चारित करना कठिन हो जाता है कि किस रूप में उच्चारित करेंगे। अब हम आपको डीपली जाकर बता दिए कि जो वर्ण आए वो वर्ण का उच्चारण स्थान जो है, और जो उच्चारण स्थान उसका है वो किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, उस वर्ग का पांचवा अक्षर में हम उच्चारित करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद बात आती है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही कुछ और चीजें जोड़ी जाती हैं। अभी तक हमने संयुक्त या मिश्रित व्यंजन पढ़ा, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन पढ़ा, तो उसमें एक बात और आती है, कुछ ऐसे और उदारवादी सीधे साधे वर्ड होते हैं जो संयुक्त तो बन जाते हैं। जैसे हम लोग लिखा हुआ देखते हैं ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध लिखा हुआ हम लोग देखते हैं, तो ये कहाँ से आ गया? कुछ लोग सोचते हैं हिंदी वर्णमाला में तो ऐसा है ही नहीं। ये किसका रूप है? हलंत युक्त द और ध का। जब हलंत युक्त द और ध मिलते हैं तब क्या लिखा जाता है? इसमें भी देखिए ध सीधा साधा है, कहता भाई आप स्थान ले लो हमारा, हम नीचे आ जाते हैं, इसलिए इसको इस रूप में लिखते हैं। तो इसको भी क्या कहते हैं हम? संयुक्त या मिश्रित व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद आता है, अक्सर हम लोग देखते हैं द प्लस य वाला जब वर्ड आता है, जैसे क्या आता है? विद्यालय। विद्यालय ऐसे लिखा हुआ मिलता है, फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं सर जी ये कहाँ से आ गया, हिंदी वर्णमाला में तो मिला ही नहीं। तो इसका विच्छेद जब करेंगे द और यह मिलकर क्या बनता है? द्य बनता है। यहाँ तक तो संयुक्त की बात की गई। इसके बाद एक छोटी सी चीज और आती है, क्या? व्यंजन का द्वित्व, यानी द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का द्वित्व या द्वित्व व्यंजन हम कह सकते हैं, वो कहाँ पे? जैसे अक्सर हम लोग लिखते हैं दिल्ली, दिल्ली, पक्का, है ना, लिखते हैं पक्का, कच्चा,
अब इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जब समान व्यंजन की आवृत्ति कंटिन्यू हो, यानी समान व्यंजन की आवृत्ति तुरंत हो, तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, व्यंजन द्वित्व। क्या कह सकते हैं, या हम इनको लिख सकते हैं द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का द्वित्व हो रहा है तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो आशा करते हैं हिंदी वर्णमाला की इन सारी क्लास में, इन सारे वीडियोस में आप अच्छे से सब कुछ सीखे होंगे, और फिर इसके आगे की सारी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।